दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में हुआ। वो हो गया। और दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ वो 4 भारत भ्रमण के लिए आए थे ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम क्वीन मेरी आए थे। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और जब ये भ्रमण के लिए भारत आए तो यहाँ के लोग क्या किए, विरोध करना चालू किए। क्या किए, विरोध करना चालू कर दिए। और जब यहाँ के लोग विरोध करना जब चालू कर दिए तो जॉर्ज पंचम ने ये कहा कि यहाँ क्यों विरोध हो रहा भाई। कहे कि हमें अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का प्रशासनिक आधार बनाकर मैंने क्या किया, विभाजन कर दिया। क्या कर दिया मैंने, विभाजन कर दिया। क्या कर दिया, अब मैंने विभाजन तो कर दिया बंगाल का, लेकिन यहाँ विरोध हो रहा है। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का विभाजन तो कर दिया। पूर्वी बंगाल में मुसलमान और ये जो है पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र था, दोनों का अलग कर दिया गया। कह नहीं ऐसा है कि पहले इसको रद्द करो। क्या करो, तो जॉर्ज पंचम, क्वीन मेरी और मालवे के जो भारत सचिव थे उनके हस्ताक्षर पर बंगाल विभाजन जो है दिसंबर 1911 में क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया। क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और जब बंगाल का विभाजन जब रद्द हो गया तो अब इसी समय जो है 1 साल बाद कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी, पूछता है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया गया 1912 में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। कौन समय भारत भ्रमण करने के लिए आया था, जॉर्ज पंचम। किसके निर्देशन क्या हुए, जॉर्ज पंचम के निर्देशन हो। क्या थे, ब्रिटिश सम्राट थे। क्या थे, ब्रिटिश सम्राट थे, राजा थे। ठीक है, अब ये कहे कि हम नई दिल्ली बसाएंगे। हम क्या करेंगे, नई दिल्ली बसाएंगे, नया शहर बसाने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने यहाँ कहा कि हम नया शहर बसाएंगे दिल्ली में, और जो नया शहर बसाएंगे उसका नाम क्या होगा, नई दिल्ली। क्या होगा, नई दिल्ली। अब चूंकि राजधानी परिवर्तन हो गया तो राजधानी में वायसराय का भवन होना चाहिए। सुख सुविधा होगा तभी तो राजधानी में वायसराय भवन होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, पार्लियामेंट्री होना चाहिए, सेक्रेटरीट होना चाहिए, सचिवालय होना चाहिए। सब कुछ लाभ अवसर होगा तभी तो इसके लिए कहें कि ऐसा है कि एक वास्तुकार बनाइए जो नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करे। क्या करे, नई दिल्ली की क्या करे, रूपरेखा तैयार करे। वो वास्तुकार एडविन लुटियंस था। ये पूछा है प्रश्न, ये वास्तुकार क्या है, एडविन लुटियंस। ये प्रश्न पूछा, बड़े बात पूछता है। दिल्ली में नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, एडविन लुटियंस। और इसके एक सहयोगी हुए हार्वर्ड बेकर, इसके सहयोगी हुए, सहयोग दिए इसको निर्माण करने के लिए हार्वर्ड बेकर, हार्वर्ड बेकर इसके सहयोगी लुटियंस ने नई दिल्ली के रूपरेखा तैयार करने के लिए इसके सहयोगी हुए। और नई दिल्ली बस गया 1931 में। कब बस गया, नई दिल्ली बसा 1900, रूपरेखा तैयार हुआ 1912 में। और बसा कब, 1931 में नई दिल्ली बन गई राजधानी। राजधानी पहले बन गई थी लेकिन बस गया नई दिल्ली। क्या बन गई, दिल्ली। इसका उद्घाटन किया वायसराय लॉर्ड इरविन। देखो, नई दिल्ली का उद्घाटन जो किया, नई दिल्ली का उद्घाटन जो किया
हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय। अब इसमें वायसराय कौन है? उद्घाटन करने वाला लॉर्ड इरविन। और इसमें 13 फरवरी 1931 में इसका उद्घाटन कर दिया। तो जो उद्घाटन हुआ 13 फरवरी 1931 में, 13 फरवरी 1931 में। और नई दिल्ली बस गई 1931 में। और इसी को नई दिल्ली के निर्माण का जो ठेका दिया, ठेकेदार होगा ना, कैसे अपने समझ जाएगा, कोई ना कोई ठेका तो होगा ना। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन या कुछ ऐसा बनाने के लिए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट बनाने के लिए एक ठेकेदार होगा कि खुले वायसराय का काम करेगा। जॉर्ज पंचम काम करेंगे क्या आकर? नहीं ना। तो शोभा सिंह इसके ठेकेदार थे। कौन थे ठेकेदार? सब पूछ लो, शोभा सिंह। एक एक चीज का ऑपरेशन कर लो, इसलिए कि कोई किताब में मिलेगा नहीं। शोभा सिंह था। नई दिल्ली का नींव 15 दिसंबर 1911 में रखा गया था, ये जान लेना, जॉर्ज पंचम के द्वारा। अब इसमें लुटियंस जी आए और लुटियंस ने क्या क्या बना दिया। देखो, लुटियंस वास्तुकार था। क्या था? वास्तुकार। हर्बर्ट बेकन के सहयोगी थे। लुटियंस ने पहले बनाया वायसराय भवन। क्या बनाया? वायसराय भवन, जिसको आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वर्तमान में इसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। यह क्या है? राष्ट्रपति क्या है? भवन। क्या है? राष्ट्रपति भवन। जॉर्ज लुटियंस इसका जो है ड्रा किए, वास्तुकार बना। तो वास्तुकार वायसराय भवन का कौन है? जिसने ढांचा बनाया, कौन बनाया? मार्किंग किया, कौन किया? जॉर्ज लुटियंस। एडविन लुटियंस कह सकते हो, जॉर्ज लुटियंस नहीं, एडविन लुटियंस। इंडिया गेट जो दिल्ली में स्थापित है, इंडिया गेट कहाँ है? ये भी पूछ लेता है, कहाँ है? दिल्ली में। वायसराय भवन कहाँ है? दिल्ली में। और साथ साथ में पार्लियामेंट्री हाउस या संसद भवन, ये संसद भवन का भी निर्माण किया, संसद भवन का भी ड्रा किया। लाल किला कहाँ है? लाल किला दिल्ली में तो है, लेकिन ये कहाँ ड्रा किया? फर्जी बात क्या बोल रहे हो? पार्लियामेंट्री हाउस भी कहा जाता है। फर्जी बात नहीं बोलिए। पार्लियामेंट हाउस भी कहा जाता है। संसद भवन का अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है ना। और इसका जो निर्माण कौन किया? एडविन लुटियंस। लुटियंस वास्तुकार था, इसने नहीं किया। पूछ लेता इंडिया गेट कहाँ है? तो नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? ताज होटल के पास। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है, वायसराय भवन जो नई दिल्ली में है, संसद जहां नई दिल्ली में है, या पार्लियामेंट हाउस का निर्माण कौन किया? लुटियंस। कौन किया? एडविन लुटियंस वास्तुकार। कोई बात नहीं है, इतना लिखा जाता है हिंदू सिंधु छूट जाता है, बोलते तो है ना। ठीक है। लुटियंस, एडविन लुटियंस लिखा। अब पहली बार जो संसद भवन में निवास किया, कौन किया? लॉर्ड इरविन। कौन किया? ये भी देख लो, लॉर्ड इरविन लिखो। जो आज राष्ट्रपति जहां निवास स्थान है, वो वायसराय का निवास स्थान था। क्या था? वायसराय का निवास था। पहली बार लिखो, पहली बार
वायसराय भवन में निवास करने वाला, वायसराय भवन में निवास करने वाला वायसराय इरविन है। कौन है? इरविन है, लॉर्ड इरविन। इसी समय उद्घाटन हुआ था और यही उद्घाटन किया था और वही निवास किया। तो भाई ये तो राष्ट्रपति बराबर निवास नहीं करेगा कि कोई दूसरा करेगा, सिंपल बात है। राष्ट्रपति भवन या वायसराय भवन बना रायसेन पहाड़ी पर। लिखो, रायसेन पहाड़ी पर वायसराय भवन बना रायसेन पहाड़ी मुगल गार्डन में। रायसेन पहाड़ी मुगल गार्डन में सचिवालय का सक्रिय रूपरेखा तैयार किया। सचिवालय का हार्डर ब्रेकर, जो सचिवालय है अभी दिल्ली में, सचिवालय का रूपरेखा तैयार किया। दिल्ली है, रायसेन पहाड़ी पर दिल्ली सचिवालय जो दिल्ली में है का रूपरेखा तैयार किया हार्बर ब्रेकर। इतना मारेंगे ना 40 मार 1 सेकंड में निकल जाएगा। और इसलिए जो लिख ले रहा हूं तैयार किया हार्बर। अभी तुम्हारा हम कॉपी चेक करते हैं। हार्बर ब्रेकर इंडिया में जो बना है, किसके जो इंडिया गेट बना है, अफगान का युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके यादगार में इंडिया गेट बना। वहीं पे देखिए श्रद्धांजलि दी जाती है ना। कोई भी अगर चीज होती है तो सब इंडिया गेट पहुंच जाते हैं। कोई भी अगर घटनाएं घटती है, कुछ भी होता, अमर शहीदों की जो है, अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो अगरबत्तियों क्या मोमबत्ती जलाया जाता है श्रद्धांजलि देने के लिए, तो इंडिया गेट में ही जलाया जाता है ना। देखो कि कभी देखा एक उदाहरण है उसका। द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी, देखो द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी जॉर्ज पंचम और अमेरिका के भारत यात्रा के दौरान हुआ। जॉर्ज पंचम और अमेरिका के भारत यात्रा के दौरान हुआ। जॉर्ज पंचम और अमेरिका के भारत यात्रा के दौरान हुआ। और अमेरिका के भारत यात्रा के दौरान हुआ। क्या नाम है तुम्हारा जी? मेरी के यात्रा भ्रमण के याद में बना। मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया बना किसकी याद में बना? जो जॉर्ज पंचम और मेरी आई थी उनकी यात्रा, जो भारत की यात्रा आई थी उनके याद में बन गया। लेकिन नई दिल्ली की किसकी याद में बना? अमर शहीद जो अफगान में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे उनके याद में बना, है ना, उनके याद में बना। ठीक है। इसके जो गेटवे ऑफ इंडिया की रूपरेखा तैयार किया, बिकेट ने तैयार किया। देखो जॉर्ज बिकेट, द गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थापित है उसकी रूपरेखा तैयार किया जॉर्ज बिकेट। जॉर्ज बिकेट हो गया। दोनों में अंतर है। देखो इसकी जो गेटवे ऑफ इंडिया की जो ऊंचाई है 26 मीटर है
मान लो आ गया, कभी तो मान छोटी छोटी चीजें हैं, आएगा नहीं, कभी खुरापाती कर देते हैं, एआई का जमाना है। इसकी मीटर ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 26 मीटर। द गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में भारत यात्रा भ्रमण के दौरान जॉर्ज बच्चन के आग्रह में बनाया गया, तो इसकी ऊंचाई 26 मीटर है। इंडिया गेट की ऊंचाई, इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है, लिखो नोट में, इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है उसकी ऊंचाई 42 मीटर है। 42 मीटर। कुछ भी पूछ सकता है। भाई जमाने में भी देखो बवाल हुआ था, किसमें एसएससी बवाल नहीं हुआ था कि आई से प्रश्न पूछ दिया कहीं से फालतू है ना, बवाल हुआ नहीं था। तो ये भी फालतू चीजें जो है, मान लीजिए अपने संदर्भ में तो अपना फोन कर लो, कहीं पे भी मान लीजिए हम पे कोई खुरापात या एक जमाना होगा कि नई चीजें इसको डाल दे रहे हैं, है ना। और ये देखो नई दिल्ली जो परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ, उनको घबरा, ये क्या मतलब अचानक कर दिया परिवर्तन, बिना मतलब का कोई परिवर्तन ऐसा करता है क्या? प्रथम विश्व युद्ध है चालू हुआ है तो कलकत्ता समुद्र के नजदीक है कि नहीं? वहां आक्रमण होने की, जब दिल्ली है ना आक्रमण हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, तो अगर जगह कब्जा होने का बहुत आसान है। जब दिल्ली में सराय बैठा उसी पे ही कब्जा, राजधानी में ही कब्जा हो जाएगा। अब उसमें राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता में कब्जा हो गया मतलब वायसराय में कब्जा हो गया, वायसराय में कब्जा हो गया, पूरी प्रशासन ध्वस्त। जो कब्जा किया वही वायसराय बनेगा, उसी के शासक होगा। जब दिल्ली में कब्जा हुआ तभी तो जो है यहाँ भारत में राजनीतिक अधिकार में जमाए कौन? अंग्रेज। दिल्ली उस समय राजधानी थी मुगल काल में, लेकिन इस समय राजधानी कौन है? कलकत्ता इसने रख दिया। तो कलकत्ता समुद्र के नजदीक थी। प्रथम दिन तो 1914 से 18 चालू हो चुका था, होने वाला था, बाल का युद्ध था। और साथ साथ में जो ज्यादा उग्रवादी थे, ज्यादा जो राष्ट्रवाद भर के आ रही थी, वो केवल बंगाल में ज्यादा सब शिक्षित वर्ग थे, जागरूक थे। जो जागरूक होगा, शिक्षित होगा, वही अपना अधिकार जानेगा, और ये अपना अधिकार जानते थे। और जो शिक्षित होगा वही एक दूसरे का कुचक्र भी जान सकता है। तो अंग्रेजों का जो कुचक्र था, बंगाल के लोग शिक्षित थे, वो जान रहे थे, वो राष्ट्रवाद का भय बनता जा रहा था। इसलिए राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए और प्रथम विश्व युद्ध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, साथ साथ में ये कहा गया था कि अगर राजधानी दिल्ली बनाएंगे तो मुगल बादशाह भी दिल्ली बैठता था, राजधानी उसका था, तो हम भी जनता का दिल जीते। जनता का दिल कैसे जीत लेंगे आप जनता का दिल भाई? मुगलों ने, मुसलमानों ने, मुगलों ने आया यही के यही रह गए, यही के संसाधन को यही उपयोग किया, यही के जनता का उपयोग किया। वो अपना राज कर नहीं ले गए, वो लुटेरे नहीं थे, यहीं पे शासन किए, यहीं के रह गए। लेकिन अंग्रेज ने आए थे, यहाँ के संसाधनों का दोहन करके कहाँ ले गए? ब्रिटेन। उनका उद्देश्य लूटना था। जैसे लुटेरा आए, वो भी लूट कर लेके चले जाते थे, तो वो ज्यादा दिन तक राजनीति नहीं करते थे, उनका उद्देश्य यही था क्या? लूट कर ले जाना। लेकिन ये तो सतत 200 वर्ष तक, लगभग 190 वर्ष तक ये लूटना चलेगा। आप कैसे जनता का दिल जीत जाएंगे जी? अंग्रेज जो है मुगल बादशाह बैठा हुआ था, यही आया, यही रहा, यही के संसाधनों का उपयोग किया, इसलिए जनता उसके प्रति श्रद्धा रखती थी। आप तो यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर लिए और यहाँ अपने जो है यहाँ का जो है दोहन कर लिए, और कहाँ भेज दिए? यहाँ के इंग्लैंड भेज दिए। तो यहाँ के कहाँ बन गए? आप तो लुटेरे हैं, तो आपके प्रति श्रद्धा रहेगा। यहाँ अत्याचार कर रहे हैं, तिनकटिया पद्धति किए, तिनकटिया पद्धति लागू हुआ चंपारण में, और 1917 में उसी समय जो है गए गांधी जी,
इसी तिरकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए तिरकठिया माने तीन कठिया माने तीन कट्ठा। तिरकठिया में क्या होता था? तीन कठिया यहाँ आ जाता। देखो वो तो मान लिया कि खत्म हो गया, आगे बढ़ा है, इसी में आगे बढ़ा है, समझ लो। तीन कठिया, तीन कठिया माने क्या? कट्ठा माने क्या होता है? विश्वा। कट्ठा माने यहाँ क्या बोला जाता है? विश्वा। बिहार, बंगाल और झारखंड में तीन कठिया को क्या बोला जाता है? विश्वा। 20 बीघा में एक विश्वा। तो 20 बीघा में 20 एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। कितना होता है? एक बीघा में कितना होता है? एक बीघा में 20 कट्ठा या 20 विश्वा भी कहा जाता है इसको। 20 विश्वा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अन्य देशों में इसको विश्वा के नाम से जाना जाते हैं, और यहाँ बंगाल, झारखंड, यहाँ सब किसका? कट्ठा के नाम से जाना। कट्ठा ये ना, इसमें धू आएगा। तो ये विश्व 20 एक विश्वा में 20 धूल भी होता है, ठीक है। तो तीन कठिया में एक बीघा में तीन कट्ठा क्या करेंगे आप? तीन कट्ठा क्या? नील की खेती करेंगे। तीन कट्ठा नील की खेती करेंगे। ये चंपारण के लोगों को बोल दिया गया, बिहार की, कि एक बीघा में 20 विश्वा। कितने विश्वा? 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में कितने कट्ठा? 3 कट्ठा। लिख लो, 20 नोट में लिख लो। 20 एक बीघा में 3 कट्ठा, 20 विश्वा में 3 कट्ठा। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, और उसी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या कर दिया जाएगा? इसी 20 विश्वा में 3 कट्ठा क्या कर दिया जाएगा? आप नील की खेती करें। कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं, कॉमर्शियल की ना, व्यापारिक कृषि है। क्या है? व्यापारिक कृषि है। अरे नील की खेती है। पहले देखोगे जो कपड़ा वपड़ा में नील छिड़का जाता है, ठीक है। रंग है एक तरफ से, नीला रंग। क्या है? नीला रंग। तो 3 कट्ठा आप अपने 20-17 कट्ठा खेती करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छी जो 3 कट्ठा है उसमें क्या करें? जवान कार्यों की नील की खेती करें। अब ये जो नील की खेती होगी तो वो अनउपजाऊ भूमि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसे में संख्या बढ़ती गई, इसीलिए इसको 3 कठिया प्रणाली कहा गया। क्या कहा गया? 3 कठिया। तो इसलिए 3 कठिया में 3/20 भाग क्या किया जाता था? नील की खेती। क्या किया जाता था? नील की खेती। क्या किया जाता था? नील की खेती। 3/20 मतलब 3 भाग क्या? 20 में 3 भाग क्या किया जाता था? नील की खेती कर दीजिए, खेती कर दीजिए। अब कॉमर्शियल किसी ये पूरी तरह से अनउपजाऊ भूमि बना देगा। अब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें बुलाए गए सभी लोग बुलाए गए थे। अंबिका चंद्र मजूमदार जो है इसका अध्यक्षता किए, मदन मोहन मालवीय इस लखनऊ अधिवेशन का विरोध किए। और इसी लखनऊ अधिवेशन में जो हम आपसे बता रहे थे कि हिंदू मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई थी 1909 में, इसी 1916 के भारत शासन अधिनियम में उसको जब तक कांग्रेस वैधानिक मान्यता नहीं देगी तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 1916 के अधिनियम में 1909 के भारत पार्लियामेंट और भारत में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी उसको वैधानिक मानता है। इसी का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसलिए भूल थी कि आगे चलकर यही जो है पाकिस्तान का मांग कर लिया गया। तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एडी बेसेंट के सहयोग से नरम दल इसी में एक होकर भाग लिए, समझौता करा दिया गया। चूंकि गरम दल वाले जान गए थे कि एक होकर लड़ेंगे नहीं तो हमें दमन चक्र चालू हो गया, तो दमन दबा दिए जाएंगे। तो इसी समय गांधी जी भाग लिए
लखनऊ पेट, कांग्रेस लीग पेट के नाम से लखनऊ पेट जाना जाता है, इसी अधिवेशन में भाग ली। और इस अधिवेशन में भाग लेकर ये कहा, गांधी जी को कहे कि हमारे यहाँ आइए, देखिए स्थिति क्या है चंपारण में, ठीक है हमारे हैं। अब गांधी जी ने 1 साल बाद वादा कर दिया कि मैं आपके यहाँ आऊंगा। कहाँ? चंपारण बिहार। और 1917 में गांधी जी ने क्या चंपारण आ गए, वही तिनकठिया पद्धति की विरोध के लिए, तिनकठिया पद्धति का विरोध के लिए 1917 में चंपारण आ गए। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण में चंपारण आए। चंपारण बिहार में है। और कौन आया? गांधी। कौन आया? गांधी आया। और गांधी आकर चंपारण में, इस चंपारण में गांधी आए और गांधी आकर इस चंपारण में तिनकठिया पद्धति का विरोध किए, निराहों का विरोध किए। इस निराहों से कहे कि आप जो है भरपाई दीजिए। क्या दीजिए? आप क्या दीजिए? भरपाई दीजिए। बिना भरपाई का काम चलने वाला ठीक है। भरपाई तो हम कहेंगे अच्छा हम दे देंगे, काहे नहीं देंगे भाई? जो मांग किया गया उसके अनुसार नहीं खड़े उतरा गया, जो मांग किया गया उसके अनुसार खड़े नहीं उतरा गया, समझ गए? और गांधी जी ने इस तिनकठिया पद्धति में जो मांग किए गए उसमें खड़े नहीं उतरे और कम उनको जो है मुआवजा दिया गया, कम मुआवजा दिया गया। तो सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे गांधी जी? चंपारण। ये भी प्रश्न पूछा। सत्याग्रह, सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग चंपारण में करें। कहाँ के? चंपारण में करें। राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रण दिया था लखनऊ अधिवेशन के दौरान। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को, राजकुमार ने लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता के दौरान या लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिला और उनको गांधी जी को आमंत्रित किया। क्या किया? आमंत्रित किया चंपारण आने के लिए। तिनकठिया पद्धति समाप्त हो गई। क्या हो गई? तिनकठिया पद्धति समाप्त हो गई। क्या हो गई? समाप्त हो गई। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग इसी समय गांधी जी ने अपना धोती, अपना कपड़ा त्याग दिए, केवल धोती पे रहना पसंद किए, एक कपड़ा। इसी समय ही गांधी जी ने क्या किया? अपना वस्त्र को त्याग दिए। क्या किया? वस्त्र को त्याग दिए और लोटा और लुंगी में रहना पसंद किए, है ना? और इसीलिए इनको अर्धनंगा फकीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धनंगा फकीर भी कहा जाता है। अब देखो, फिर उसके बाद दूसरी बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, बाद आंदोलन में दूसरी बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। देखो लिख लो, दूसरी बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। पहली बार चंपारण में, दूसरी बार अहमदाबाद मिल आंदोलन में, सूती मिल का आंदोलन था। दूसरी बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। चूंकि अहमदाबाद आंदोलन ये था कि सूती मिल के जो मजदूर थे वो कहे कि हमारे बोनस में वृद्धि करिए। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, महामारी फैल चुकी थी, कहीं हमारे बहुत ज्यादा जो है महंगाई, प्रथम युद्ध के बाद जो है महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी, तो कहीं हमारे बोनस में वृद्धि कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हमारे कहे नहीं, और मांग कर लिया मजदूर 50% बोनस। कितने?
50% हमारे मजदूरों ने कहा कि 50% बोनस बढ़ाइए, बोनस बढ़ाइए 50%। कितना? 50%। मालिक देना चाहता था 20%, मेल मालिक देना चाहता था बोनस कितना? 20%। कितना देना चाहता था? 20%। अब गांधी जी आ गए, कह रही बुलाए गांधी जी को, सब कहे सबकी समस्याएं आप हल कर रहे हैं, हमारी समस्याएं कब हल करेंगे आप? तो कहे कि हम आपकी समस्याएं क्या है बताए। हमारी समस्याएं है कि बोनस की समस्या क्या है? बोनस है। अब बोनस की 50% मजदूर मांग रहे थे, सूती मजदूर, सूती मिल है अहमदाबाद में, क्या कहे सूती मिल, क्या था? सूती मिल, सूती का काम होता था। 50% बोनस मांग रहे थे और मालिक देने के लिए कितना तैयार था? लेकिन गांधी जी के अगुवाई में यह माना गया कि 35% मिले। क्या मिला? 35% मिला। मिला कितना? 35% मिला। गांधी जी के जब अगुवाई किए तो कितना मिल गया? 20 का समझौता हो गया, 35% मिलेगा। कितना मिल गया? 35%। अब यहाँ मजदूर सैनिक अहमदाबाद मिल अधिनियम भी पारित हो गया, संगठन भी पारित हो गया श्रमिकों के लिए। अब तीसरी बार सत्याग्रह का प्रयोग हुआ 1919 के रॉबर्ट एक्ट में। लिख लो 1919 के, जरूरी है इसको इसलिए बोल रहे हैं। तीसरी बार सत्याग्रह का गांधी जी ने प्रयोग किया 1919 की रॉबर्ट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। इसको काला कानून भी कहा जाता है। बिना वकील बिना दलील का जो है किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर सरकार के विरुद्ध में किसी प्रकार की गतिविधियां आतंकवादी लगी उनके दृष्टिकोण से, तो बिना वकील के बिना दलील के आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा बिना कारण बताए। इसमें क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दमन करने के लिए रॉबर्ट एक्ट लाया गया 1919 में, और बिना वकील बिना दलील को आपको बिना कारण बताए नोटिस से आपको नजरबंद कर लिया जाएगा। सही है? इसलिए इसको काला कानून कहा गया। नो वकील नो दलील, बिना कारण बताए मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। इसी कानून के विरोध में, रॉबर्ट एक्ट कानून के विरोध में गांधी जी ने क्या तीसरी सत्याग्रह कर दी। कहा रॉबर्ट एक्ट को वापस लीजिए, और इस जब किसी को कारण बताए नोटिस नहीं दोगे गिरफ्तार कर सकते हो। भाई आपने क्या रीजन किया, क्या कारण किया, कौन से क्राइम किया, उसको तो बताना पड़ेगा कि नहीं। ये तो मनमाना हो गया, निरंकुशवादी हो गया कि नहीं। इधर लोकतंत्र की आप अप्रत्यक्ष के वजह से प्रणाली दे रहे हैं, ये सब लोकतंत्र की नींव में क्यों डाल रहे हैं? इधर अधिकार को छीन ले रहे हैं। अब वो अधिकार किसके लिए था? भारतीयों के लिए। तो रॉबर्ट ने तीसरी बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। अब हम सब आएंगे, दिल्ली दरबार हो गया, सब कुछ हो गया। अगली टॉपिक जो आएगा, पहले हम सब पढ़ाएंगे स्वशासन इनके एनिमेशन की बातें और लखनऊ एक्ट की बातें 1916। ये तो आउटलाइन कोई बता दिया, लाइन टू लाइन, यही से प्रश्न पूछता है। थोड़ा सा विस्तार कर देंगे, फिर आ जाएंगे क्या 1919 के मांटेगू चेम्स्फोर्ड एक्ट अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद धीमे धीमे ऐसे ही 1919 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जो महत्वपूर्ण होगा उसको लाते सहयोग आंदोलन लाते और 135 लाएंगे, और धीमे से पढ़ाने 1947 खत्म कर देंगे। यहाँ संवैधानिक विकास भी 7 साल में तुम्हारा हो गया, और आदमी भारत की क्या हो जाएगा, एंड हो